नमस्कार दोस्तों, अग्निहोत्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम जियोग्राफी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और ये सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी का है, जिसमें हम क्लास 6 से पृथ्वी हमारा आवास यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो हम इसके फर्स्ट चैप्टर से ही हर कुछ डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे सूर्यास्त होता है तो उस समय जो हमारा आकाश है वो देखने में कितना अच्छा लगता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आसमान है उसमें हमें बस पहले एक या दो ही कुछ चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में वो क्या होते हैं कि बड़ी ज़्यादा संख्या में हम आ जाते हैं और उनकी हम क्या करते हैं, गणना नहीं कर सकते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो कभी आपने ये सोचा है कि जो ये छोटे छोटे चमकदार वस्तुएं से ये संपूर्ण जो आसमान है, आकाश है, ये भर जाता है, जिसमें से कुछ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं और कुछ जो होते हैं वो धुंधले होते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे पूरा आकाश जो है वो हीरे मोतियों से भर गया है। लेकिन जब आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ तारे जो हैं वो अलग तरह से टिमटिमा रहे हैं और कुछ अलग तरह से। और ये जो भी हमारी चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते ही हैं और इनका आकार और जो चंद्रमा है वो क्या है, कभी कभी आकार में हमें बड़ा दिखाई देता है तो कभी छोटा दिखाई देता है। तो ये क्यों दिखाई देता है? आप महीने में सिर्फ एक बार ही पूर्ण चंद्रमा देखते हैं और वो कब देखते हैं? पूर्णिमा की रात को, है ना। और एक रात्रि ऐसी होती है जब आसमान में चांद जो है वो दिखाई ही नहीं देता। वो कब होता है? वो होता है अमावस्या के दिन। मतलब पूर्णिमा के 15 दिन के बाद क्या आती है? अमावस्या आती है और उस दिन आप बिल्कुल भी चंद्रमा को नहीं देख पाते हों। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता, मतलब इस बात पे आपको हैरानी नहीं होती है कि ये चीज़ें हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देती हैं? मतलब कि ये जो रात को इतने सारे जो टिमटिमाते बिंदु से वो दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देता है, वो दिन में क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन में जो है वो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो अत्यधिक तेज़ होता है, जिसकी वजह से हम चंद्रमा और ये जो छोटे छोटे टिमटिमाते तारे हैं इनको हम दिन में नहीं देख पाते हैं। अब सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय हमें आकाश में चमचमाती दिखाई देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। यानी कि जो वस्तुएं रात के समय आसमान में हमें बहुत ही एकदम हीरे की तरह चमचमाती हुई दिखाई देती हैं, वही खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इनमें से कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा या प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और इन खगोलीय पिंडों को ही तारा कहते हैं। अच्छा, मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि सूर्य जो है वो एक ग्रह है कि एक तारा? तो जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो हमें भी ये कन्फ्यूज़न रहती थी कि ये तारा है या ग्रह है। तो हमारी क्लास के मैक्सिमम बच्चे
बोलते थे कि ये ग्रह है, और हमें भी मतलब जब पता नहीं होता तो हम भी यही बोलते थे कि ये ग्रह है। पर सूर्य जो है वो एक तारा है, ना कि एक ग्रह है। अच्छा, एक बात ये बताओ कि जो आसमान में हमें इतने सारे तारे दिखाई देते हैं, जिनको मैंने अभी बोला कि वो क्या होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, क्या वो इतने छोटे छोटे से होते हैं या बड़े से होते हैं? तो वो क्या होते हैं, सूर्य के समान ही होते हैं, बड़े बड़े। पर वो इतने दूर होते हैं जिसकी वजह से वो हमें बहुत ही छोटे छोटे दिखाई देते हैं। जैसे कि आप आसमान में एरोप्लेन को उड़ते हुए देखते हैं, तो जब वो दूर चला जाता है तो वो हमें क्या छोटा सा दिखाई देता है, पर असल में वो छोटा थोड़ा नहीं होता है, वो भी बड़ा होता है। तो यही बात है कि जो हमें रात के समय में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं चमकते हुए, वो सूर्य के समान ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि जितने भी तारे हैं आसमान में, कोई अलग अलग शेप बना रहे होते हैं, कोई अलग डायरेक्शन में होते हैं। तो इनका भी कुछ मतलब होता है या फिर ऐसे ही होते हैं? तो जब तारे जो हैं अलग अलग शेप में, अलग अलग आकृति में हमें दिखाई देते हैं, उनका भी एक मतलब होता है, और इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसमें से एक अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। आपने देखा होगा कि आसमान में एक जगह सप्त ऋषि हैं, यानी कि 7 तारों का समूह है, जिसे कि सप्त या 7 ऋषि संत इस तरह से बोलते हैं, सप्त ऋषि। ठीक है। तो ये जो है ये अर्सा मेजर का भाग है। जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स भी हमें दिखाते थे जो ये 7 तारों का समूह था, और हमें ये बोलते थे कि ये 7 ऋषि थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की थी। हमें इस तरह से हमारे पेरेंट्स ने बताया हुआ था। और एक ध्रुव तारा भी होता है, जिसके बारे में तो हमें ये बताया गया था कि वो बहुत ज़्यादा तपस्या करता था। उसने तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी ज़्यादा तपस्या की थी, और वो बहुत ही छोटी उम्र का था। तो उसने इतनी ज़्यादा तपस्या की कि उसकी आवाज़ जो है वो ब्रह्मांड तक सुनाई दी। हाँ, हमें ऐसे ऐसे स्टोरियाँ करके ये चीज़ें बताई गई थी। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले के लोग जो हैं वो अगर उनको रात्रि में दिशा का निर्धारण करना होता था, या दिशा कि ये कौन सी दिशा है, तो वो किस तरह से करते थे, या कहीं जाना होता था तो वो करते थे तारों की सहायता से। जैसे उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। अभी मैंने ध्रुव तारे की बात करी, तो ध्रुव तारे को ही उत्तर दिशा का या उत्तरी तारा भी कहा जाता है, और ये आसमान में हमेशा एक ही जगह पर रहता है। हम जो सप्तऋषि हैं उनकी सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसा कि आप इस बुक में भी देख रहे हैं, ये हैं सप्तऋषि 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या है, सप्त ऋषि। ठीक है। संकेतक तारा, जैसे ये लड़की खड़ी है इधर, तो ये ऊपर की तरफ देख रही है उत्तर दिशा की ओर। देखो ये क्या है यहाँ पे, ध्रुव तारा, और ये आपको हमेशा एक ही स्थान पे दिखेगा। ठीक है। तो कुछ तारे जो होते हैं उनका अपना प्रकाश नहीं होता, यानी कि खगोलीय पिंड जो होते हैं उनका अपना
प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, वो तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक है, और ऐसे पिंड जो हैं वो ग्रह कहलाते हैं। तो ग्रह किन्हें कहते हैं, जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है वह अन्य तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो ग्रह यानी कि जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से बना है जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। जैसे कि हम कहाँ रहते हैं, हम कौन से ग्रह पे रहते हैं, हम पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। और ये अपना जितना भी ये प्रकाश और ऊष्मा जो है ये कहाँ से प्राप्त करती है, ये अपना प्रकाश और ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती हैं, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य क्या है, एक तारा है। तो पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखने से, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होती हैं। और ये अपनी ऊर्जा और प्रकाश कहाँ से ले रही है, ये ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से ही ग्रहण करती हैं। एक नज़र हम अपने सौर मंडल में भी डाल लेते हैं कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। क्या हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि सौर मंडल होता क्या है। तो सौर मंडल का मतलब होता है सूर्य के ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं तथा उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। यानी कि जितने भी हमारे ग्रह हैं जो क्या कर रहे हैं, सूर्य के चक्र लगा रहे हैं। तो ये 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। कुछ हमारे क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, उल्का होते हैं और भी अन्य हमारे आकाशीय पिंड होते हैं। ये सभी क्या करते हैं, सूर्य के चक्र लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुध की। तो बुध क्या कर रहा है, ये बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। और इसका जो तापांतर है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, अभी थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, बाकी डिटेल में आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगी। ओके, तो दूसरा है शुक्र। तो शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें हम पृथ्वी की। तो पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पे है और ये एक ऐसा एकमात्र ही ग्रह है जिस पे हमारा जीवन जो है वो संभव है। और इसका एक उपग्रह है और वो है चंद्रमा। ठीक है, तो ये सभी ग्रह क्या करते हैं, अपने अक्ष पे भी घूम रहे हैं और सूर्य के चारों ओर भी चक्र लगा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो जो ये मंगल ग्रह है ये सूर्य से दूरी के क्रम में बात करें तो ये चौथा ग्रह है। कौन सा ग्रह है, चौथा ग्रह है। और इसके 2 उपग्रह भी हैं जो कि हैं फोबोस और डिवोस। ठीक है,
इस मंगल ग्रह पर एक सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है जो कि है ओलंपस मोस। और इसका जो एक सबसे ऊंचा पर्वत भी है उसका नाम है निक्स ओलंपिया। और ये जो पर्वत माउंट एवरेस्ट है उससे भी 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम बृहस्पति ग्रह की। तो ये सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है और इसकी खोज जो है वो गैलीलियो ने की थी। बृहस्पति जो है इसको मास्टर ऑफ गॉड की संज्ञा भी दी जाती है। अगर इसके उपग्रह की बात करें तो इसमें जो उपग्रह हैं वो गैनीमीड, कैलिस्टो, लो आयो और यूरोपा हैं। और जो गैनीमीड उपग्रह है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बृहस्पति ग्रह पर स्थित है। आगे बात करते हैं हम शनि की। तो शनि जो है ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका जो उपग्रह है वो है टाइटन। और इसे जो है वो गैसों का गोला भी कहा जाता है। और शनि एक ऐसा ग्रह है जिसको कि हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। और शनि के चारों ओर छल्लों का भी पाया जाना इसकी एक प्रमुख विशेषता है। आगे बात करते हैं हम अरुण की यानी कि यूरेनस। तो इसकी खोज जो है वो सर विलियम हर्शले के द्वारा की गई थी और इसे नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो मीथेन गैस की जो है वो अधिकता ज़्यादा है। और इसको जो है वो लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण। आगे बात करते हैं हम नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह की। तो इसकी खोज जो है वो जॉन गाले ने की थी और ये सूर्य की दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर है। और इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है ट्राइटन। ठीक है, इन सभी ग्रहों के बारे में हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, फिर क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उल्कापिंड क्या होते हैं, धूम्रकेतु क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम आगे वाली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज मैं कुछ और आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, जैसे कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सभी नोट कर लेंगे कि ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और ब्रह्मांड किसे कहते हैं? सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं के शामिल रूप को ही ब्रह्मांड कहते हैं। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका सिद्धांत किसने दिया? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक बिग बैंग सिद्धांत जो है वो काफ़ी मान्य एवं प्रचलित है और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। अब जैसे कि मैंने बोला आकाश गंगाओं एक वर्ड यूज़ किया, तो आकाश गंगाएं क्या होती हैं? तो अरबों तारों के समूह को ही आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, और ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगा है। हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा है? तो इसका आकार है सर्पिलाकार। और हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मंदाकिनी या दुग्ध मेखला। अगर बात करें कि सबसे पहले मंदाकिनी को किसने देखा, तो सबसे पहले इसको
जो देखा था वो गैलीलियो ने देखा था। ठीक है, तो आगे की क्लास में मैंने बता ही दिया हम क्या डिस्कस करेंगे। तो अभी क्लासेस मैक्सिमम रेगुलर ही चलेंगी। तो सभी से मेरा ये निवेदन है कि इस चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कहीं पर गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें और मेरी गलती को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं। धन्यवाद।